लाडपुर गांव और आसपास के एरिया से यहाँ मौजूद मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो बड़ी पीढ़ी है वह बैठी है ज़्यादातर यहाँ पे। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये आपको, इन बच्चों को ये बताएंगे कि भाई छोरा गलत है कि सही है। जिस तरह आपने किसानों के कानून जब देखे, खेती का जो कानून बनाए, 3 कानून सरकार ने, और जाके हमारे 40 पार की जो पीढ़ी थी वह जाके बॉर्डर पे बैठी थी। नौजवान नहीं थे उसमें, सारे वो लोग थे जिनकी उम्र लगभग 40 साल से ऊपर थी, उससे कम के बहुत कम लोग थे। तो मैं भी उन्हीं के अंदर शामिल था। सितंबर से ही मैं साथ में था, बल्कि जिस टाइम पे पंजाब में किसान रेल के ट्रैक पर बैठे थे मैं तब से था। उसका कारण यह था कि मैंने तीनों कानून पढ़ लिए थे और मैंने ये देख लिया था कि इन तीनों कानूनों में समाज के हर तबके को बर्बाद करने की पूरी मादा था। लेकिन जब किसान आंदोलन के अंदर जब गए वहां बॉर्डर पे, तो हमने अपने कई बुजुर्गों से यह पूछ लिया, मगर ताऊ तने कानून पढ़े हैं? और ताऊ तो पूछे तो ताऊ का ना भाई, मगर फिर तू क्या था लड़ाई, क्या की लड़ाई लड़ रहा जब तने पढ़े नहीं? ने बोला हमने न्यू बेरा कुछ न कुछ गड़बड़ है इसमें भाई। इनमें ये जो 2-4 कुछ लाइन है जो गड़बड़ की है, इन्हें बेरा है, तो आके कह दो सरकार की ये गलत नहीं, गलत कह रहे हैं। मैं कहा यह बात ठीक है ताऊ, हमारे दादाजी होया करते तो जब किसी बालक ने अपने घर में ले आया करते ना, मान लो कोई यार दोस्त आ जावे घर, तो एक आधे आदमी के, एक आधे बच्चे के बारे में मेरा दादा पहले बता दिया करता, भाई छोरे मने ये तेरा डब्बी ठीक नहीं लगता रे, मगर तेरा इन्हें के बिगाड़ लिया? बोला ना, इसकी जो आंख है, इसके जो लक्षण है, इसका जो बोलने का तरीका है वो बतावे कि यू खानदानी नहीं है। इतनी सी बार में तो मैं जो आपके सामने बात रखूंगा, हो सकता है मैं पूरी बात ना रख पाऊं, क्योंकि उसका एक कारण है। एक तो आपको बहुत देर से वेट करते हुए हो गए, दूसरा यह है कि इतना बड़ा मुद्दा है जो हमने ठारे हैं हम, कि उसको 1 घंटे में, आधे घंटे में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। मैं मोटा मोटा बताऊंगा, अगर वो आपकी जिंदगी में हो रहा है तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं। और जब मैं हवा में बात करता दिखूं, किसी खास का समर्थक किसी खास का विरोध करता दिखूं, फिर बेरा लाग जाएगा आप लोगों ने, छोरे में गड़बड़ है, कुछ न कुछ है कि नहीं, तो आपने बेरा लाग जाओगा। जो नौजवान साथी हैं भाई, आपके लिए पहले बता दूं, सारे मोबाइल यूज करने वाले बालक हो मैक्सिमम, और जो मोबाइल यूज करने या बालक है वो गूगल पे बहुत भरोसा कर रहा है, तो गूगल पे भरोसा करने के लिए अपने जूत बाजा करें, क्योंकि जिस षड्यंत्र की मैं आपके सामने चर्चा करूंगा उसके अंदर गूगल का मालिक, फेसबुक का मालिक, ये बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर का मालिक शामिल है। इसलिए मैं जो बात कहूंगा दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे बड़े बुजुर्गों का नहीं समझ में आऊंगी, वो अंग्रेजी के शब्द हैं जो मान लो जिन्हें कम ज्ञान है कंप्यूटर का, लेकिन वही इनके समझ में आऊंगी। ये जाकर अपने मोबाइल में सर्च करियो, देखियो, और फिर बात का यकीन कर आ जावे तो फिर भाई इन भैया का साथ दे दियो जो सियासी सरकुलदीप पर आप लोगों को यहां जोड़ने का बीड़ा उठाया था। ठीक है ना जी? जन्यू तो दिखता हो भाई आपके फायदे की बात है, क्योंकि कई लोगों का यो आग्रह, भाई देवेंद्र तेरे क्या की पड़क है। मैं सरकारी स्कूल में टीचर होया करता था, मैं सरकारी मास्टर था, और जब मैंने इस षड्यंत्र के बारे में पता लगा, हिसाब किताब आने लगा थोड़ा बहुत, 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी थी कि कोई फायदा नहीं है या नौकरी करके या आने वाले टाइम में गुलामी की तरफ लेकर जाने लग रही है, तो ईब अगर लड़ना शुरू कर देंगे तो केपता जाके 5-7-10 साल में थोड़ा बहुत खड़े होने जोगे होंगे, और वो काम ही हो रहा है जो उस टाइम पे हम सोचा करते। तो जी क्या हुआ, आप एक बार शुरू से लेके आखिर तक की मैं आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश करूंगा, जोड़ने की, सारे के सारी तस्वीर क्लियर करने की। उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, क्योंकि ये आखिरी सवाल है जिसका जवाब मैं आज पहली बार शुरू में दे रहा हूं, कि जब मैं सारी बात बताऊंगा ना तो आखिर में आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, भाई ये कर क्या कर रहे हैं,
जब मैं न्यू कहूंगा कि जित बीजेपी की सरकार है उड़े भी हो ये चल रहा है, जित कांग्रेस की सरकार है उड़े भी हो ये चल रहा है, जित आम आदमी पार्टी की है उड़े भी हो ये चल रहा है, तृणमूल कांग्रेस की हो चाहे किसी ममता बनर्जी हो, चाहे ना अखिलेश बोलदा, ना हुड्डा बोलदा, ना चौटाला बोलदा, ना कोई तंवर बोलदा, ना शैलजा बोलदिन, मतलब एक नेता नहीं बोलता कि ये थारी गलत होने लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे देश नहीं पूरी दुनिया के जो नेता हैं, पूरी दुनिया के नेता एक सुर में बात कर रहे हो? तो यह सवाल उठ सकता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसका 2 लाइन का जवाब है, 2 लाइन का। वो ये कि वो आपको उस हालत में लेके जाना चाहते हैं जहां आप उनके ऊपर निर्भर हो अपनी हर चीज के लिए और आप उनके नियंत्रण में हो। ये है असली तो टारगेट। भाई जब किसी आदमी को नियंत्रण में करना हो यानी गुलाम करना हो, नियंत्रण मतलब गुलाम, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या मानते हैं? भाई गुलामी के तरीके हैं या तो अगले का लठ लेकर खड़े हो जाओ कि तू उल्टा चला तो या इधर गया तो तेरा लगेंगे, तेरा जो कहना पड़ेगा वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन रोड़ा यह है कि भारत के और खास तौर पे नॉर्थ इंडिया के और खास तौर पे हरियाणा पंजाब के दिल्ली के आसपास का जो सा एरिया है, पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश वाला, ये लठते तो कौन काबू आवे? क्यों जी? आज तक ही नहीं आए, ना कदे मुगला के काबू आए, ना ये अंग्रेजा के काबू आए, ना ये बंदूकवाड़ा के काबू आए, ना ये तोपाड़ा के काबू आए। तो ये इनने देख लिया कि इन लोगों को ऐसे तो काबू नहीं किया जा सकता। तो आसान तरीका है इनकी रोटी काबू कर लो। अगर इनकी रोटी अपने हाथ में आ जाए तो बड़ा आसान तरीका है, फिर ये जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे। आप सोचो, थोड़े दिन पहले आपके ऊपर एक जबरदस्ती चल रही थी, एक सर्टिफिकेट दिखावाना। भाई 2 लाख की ओढ़ का सर्टिफिकेट तो है, तो पेंशन मिलेगी, बैंक में बढ़न देंगे, स्कूल में जान देंगे, पेपर देने देंगे, फार्म भरन देंगे, बस में चढ़न देंगे, रेल में चढ़न देंगे, जहाज की टिकट देंगे, फलानी चीज बनेगी, कोई कागज हो, कोई सचिवालय में कोई कागज हो या कोई और दफ्तर का काम हो, बिना 2 के सर्टिफिकेट के कौन बने? यही क्यों थे? क्यों जी? न्यू तो नहीं कहा किसी ने कि आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी गारंटी है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। हमने पूछा भाई न्यू बताओ, आपा तारी मान लेंगे, पहले तो न्यू बताओ मेरे शरीर पर मेरा हक है, किसी और का हक है? मेरा बालक है, मैं नहीं चाहता उसके शरीर में कोई केमिकल डलवाना, तू क्यों धक्का कर रहा भाई? तो सरकार का आदमी कहता है हम धक्का नहीं कर रहे जी, आपकी मर्जी है। फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं भी, हम न्यून जाया वहां, बोला जी टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट बिना इसके कौन मिला? मतलब धक्का नहीं कर रहे लेकिन आपका कोई काम नहीं होने दे वहां इसके बिना। अच्छा, फिर जब मान लो हमारा साइड इफेक्ट हो गया तो कौन जिम्मेदार? अब कोई नहीं। कोई मुआवजा मिलेगा ना? क्या तय? बोला लाखों में एक का होगा, मान ली बात, पर लाखों में एक आदमी का तो भाई तारे खातर तो लाखों में एक आदमी है, उनके घर क्या खातर तो पूरा संसार वो है। भाई किसी का एक बालक हो या किसी का कमानिया उसका आदमी और वो चला जाओ तो गया, सब कुछ नाश हो गया, पूरा कुणबा गानी, तो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। उसको कुछ ना कुछ तो मुआवजा या कोई जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना जी। भाई न्यू धक्काशाही नहीं चलेगी फिर। और फिर सारी चीजों को रोटी के साथ, अपना एक बुजुर्ग क्या करते, अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरे दादा ताऊ ये बताओगे, भाई ये नौकरी को सबसे नीच काम क्या करते? क्यों जी? और खेती को उत्तम, सबसे उत्तम माना करते। उसका कारण क्या था कि जिसके पास अपनी जमीन है बोने को, उसके पास वो आदमी कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि वो भूखा नहीं मर सकता, उसको रोटी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यह है जमीन की सबसे बड़ी खासियत। तो इन्होंने सोचा कि जमीन को कैसे काबू करें। अब यह भी समझ में आ गई थी उनके कि यह इसे बूढ़े मानस हैं इस नॉर्थ इंडिया के खास तौर पे, कि जब पड़ोसी एक कसी फालतू मार दे उरले का ना डोल पे तो लठ बाज जावे है, वही कसी पड़ोसी के चाल जावे। तो ये आदमी पूरी की पूरी जमीन कैसे देंगे? और ये आदमी जमीन को माता कहते हैं, तो ये बेचे भी नहीं। धरती माता कहने वाला आदमी
अपनी माता ने थोड़ी बेच देगा। तो पहले इनकी अगली पीढ़ी को जमीन से कैसे दूर करें, इसका षड्यंत्र चला। समझे जी? अगली पीढ़ी को जमीन से दूर कैसे किया जाए, इसके ऊपर खेल चला। जमीन से दूर करने का एकमात्र तरीका यह था कि जो आदमी केवल जमीन के ऊपर खोयू खेती करा करता, इसका नाश हो गया। और ये बता के और बाकी लोगों को जमीन से दूर करना। तो एक टाइम ऐसा आया जब आप लोगों ने अपनी जबान से अपने बच्चों को यह बोला कि पढ़ लिख के कुछ बन जा, नहीं तो आड़े माटी में माटी होगा, आड़े डले ढोगा मारे की डाल। मतलब वो माटी में काम करनी ये चीज नहीं, न्यू कहने लगे भाई तो नीच काम हो गया। जो कर मम्मी के कंदी अगर डांगरा तो मैं प्या ले आऊंगी, तू तो पढ़ ले। खेत में तो मैं जा आऊंगा, न्यार तो बरोटे मैं ले आऊंगा, तू तो पढ़ ले। इन सारे बड़कती किसी न किसी ने कह रखी होगी ये बात, जब गांव में रहे हैं। तो अब इस बात का क्या नतीजा होया कि बच्चा जो था वो ये समझने लग गया कि यूं तो काम है नीच, और मैं जो पढ़ाई वाला काम कर रहा हूं यो है बढ़िया। तो खेती तो टूट गया। पढ़न खातर गांव में उसके बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं होगा, इस बात का पूरा इंतजाम किया उन्होंने। भाई जैसे मान लो मैं थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने वाला बालक हूं, तो मेरे गांव में स्कूल नहीं होएगा, तो मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाएंगे तो वहां क्या लगेगा, वहां कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन कैसी लगेगी? अगर आंकड़ों पे नजर डालेंगे, 25 लाख बच्चा हर साल 12वीं पास करता है हमारे देश के अंदर। 25 लाख बच्चा लगभग। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन की कितनी सीट है क्या आपको मालूम है? सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे मेडिकल कॉलेज, सारे के सारे नॉन मेडिकल वाले जितने भी थे, कॉमर्स वाले और बीए के जितने कॉलेज हैं, टोटल मिला के 4 से 5 लाख हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो 25 लाख बच्चों ने 12वीं करी थी, उनमें से केवल 5 लाख को आगे पढ़ने का दाखला मिलेगा। इसका मतलब 20 लाख ने दाखला मिलना ही नहीं। समझ गए बात? लेकिन उस बालक ने न्यू नहीं लागना चाहिए कि सुविधा की कमी है, मेरे मां बाप की या मेरी बड़ी पीढ़ी की या मेरी सरकार की कमी है। तो उन्होंने क्या इंतजाम किया कि एडमिशन का क्राइटेरिया नंबर रख दिए। तो मां बाप के कहने लगे मारे के नंबर को नहीं आए, नहीं तो नंबर पड़ जंदा। उसने न्यू बेरा है कोनी की थारे जी से और कितने बड़का की जिंदगी बर्बाद होगी, नंबर को नहीं आए। फिर नौकरी लागन लग गए। नौकरी खातर भी हो काम करा उन्ना। नौकरी का खेल समझ में आओगा आपके, थोड़ी सी खेल। जितने बालक आए साल 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक पढ़े हैं, वो जितने बच्चे यानी नौकरी के लिए काबिल तैयार हो जाते हैं समाज में। जिसने 12वीं करी खाली आगे नहीं पढ़ा हो, तो 12वीं के लायक भी तो कोई ना कोई नौकरी होती होगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि बीए वाला खातर या पीएचडी वाला खातर नौकरी हो। नौकरी तो 12वीं वाला भी, अनपढ़ आदमी भी कर सके नौकरी। तो चपड़ासी की नौकरी खातर पढ़े लिखने की जरूरत थोड़ा है, पानी प्याना हो जिसने, क्यों जी? जमादार के लिए उसको जरूरत नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि नौकरी के लिए भी क्राइटेरिया रख दिए कि चाहे तो आपको किसी ना किसी पॉलिटिशियन का चमचा होना जरूरी है, या फिर आपको पैसा धन होना जरूरी है, या फिर आपके बालक के नंबर होने जरूरी हैं। अब नंबर का खेल समझो कि जितनी टोटल बच्चा ने काबिल बने, जितने बच्चे काबिल हुए, उनमें से मात्र 1% को नौकरी मिलेगी। इतनी नौकरी है, इतनी पोस्ट है। जितने पढ़े लिखे हैं आप में से, आप समझते हैं केवल मात्र 1% सरकारी डिपार्टमेंट में है और 3 से 4% प्राइवेट डिपार्टमेंट में है। यानी कि 100 में तय 95 बालक ने जिंदगी में कदे नौकरी नहीं मिलनी, ये तय है। लेकिन होगा क्या कि चपड़ासी का पेपर होया, 18,000 फार्म, 18,000 भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती तक किया थी पिछले 8 साल में। 18,000 भर्तियां खातर फार्म लिखड़े, फार्म भरे बालका ने 22 लाख। तो कितने रह गए? 21,82,000 बालका का तो होना ही नहीं। चाहे सिफारिश ते लाओ, चाहे ईमानदारी ते लाओ, चाहे पेपर दे क्यों करे लाओ, 18,000 सीट है तो 18,000 तो ऊपर होना नहीं। इसका मतलब 21,82,000 मां बाप
अपने बच्चे को रोज ये कह के सोएंगे कि फालतू बकवास ना करा, तेरे पे तो चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं हुआ। समझे? गलती किसकी? सिस्टम की। गलती किसकी? बड़ी पीढ़ी की। क्या उसने बालक पैदा तो कर दिए, उनने एडजस्ट करने का इंतजाम करया नहीं, वो ना क्यों कर बेरा लगदा? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या रही कि जो समाज के अच्छे, सच्चे, ईमानदार, काबिल लोग थे, वह शर्मान लाग के बेइज्जती के डरता है कि पड़ोस में किसी पे गलत होने लग रहा हो और मेरा जी करता हो कि मैं उन्हें जाके बचाऊं और उसके लिए लड़ूं, तो मेरी घराड़ी मेरी बाह पकड़ के पटदे से न्यू कह देगी, तू भीतर चाल, तने के ठेका ले रखा है। समाज ने क्या किया कि जो अग्रणी लोग थे, यानी पंचायती लोग थे, बढ़िया लोग थे, अच्छे लोग थे, जो पंचायतों में जाया करते, समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, उन लोगों को सत्ता पे बिठा दिया, सत्ता में भेज दिया। और जिनको सत्ता में भेज गए फिर ठाठ तस हो गए। भाई नौकर ने लाकी और सो जाओगे वो तो खेत न उजाड़ेगा, क्यों जी? दुकान का सामान बेचेगा वो तो। अगर नौकर को नौकरी पर लाकर संभालोगे नहीं, आप में से जो लोग दुकानदार लोग हैं वो समझते हैं कि नौकर को लगा के उसके ऊपर निगरानी, उस पर काम करवाना होया करे, पर समाज सो गया, सवाल पूछना बंद कर दिया। तो उन जो ईमानदार लोगों की चुप्पी ने ये समाज लुच्चे गुंडे बदमाश लोगों के हाथ में दे दिया। अब हमारे बच्चों के लिए पॉलिसी क्यों बनाएंगे? जब वो दारू से चुने जाते हैं, जब वो पैसे से चुने जाते हैं, जब वो समाज के अंदर सारे प्रपंच उल्टे सीधे करके चुने जाते हैं, तो वो आपके बच्चों के लिए पॉलिसी क्यों बनाएंगे? और फिर हमने अपने बच्चों को सवाल उठाना सिखाया ही नहीं। अब उन्होंने सोचा कि भाई समाज भी टूट जाओगा बढ़िया डाल, अब इनको किसी तरह से कमजोर कैसे किया जाए। ऐसा हमारा हरियाणा दूध दही का खाना करके बात करा करते। उन्हें क्या काम करा? 50 साल पहले, आप ये सोचना कि हम लोग क्यों चले हैं, आपको मैं आखिर में बताऊंगा कि कितनी लंबी यात्रा है अपनी। 50 साल पहले इस देश के अंदर हाइब्रिड बीज का कॉन्सेप्ट आया, और जो हमारे बुजुर्ग हैं इनको मालूम है कि उस टाइम पे सरकारी आदमी, कंपनियां के आदमी साइकिल पे कट्टा ले लेकर घूमया करते, खेता में मार लो फ्री में है। किसी न किसी का याद होगा, फ्री में दिया करते, ये बीज ले, इनमें ज्यादा पैदावार होगी, ये कट्टे गिरो, इनमें नाइट्रोजन, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वह जो कुर्डी वाला खाद है वो नहीं गिरना पड़ेगा। और वो ऐसा काम कर दिया कि वो बढ़ते बढ़ते आज इस लेवल पे आ लिए कि आपके साथ के काम हो गया कि आज जमींदार के पास, अगर आपके गांव में मान लो मैं यूं कहता हूं कि 1000 एकड़ जमीन है, तो मैं पूरी गारंटी और शिद्दत के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली के नजदीक लगदे किसी भी गांव के अंदर 1000 एकड़ में तो 10 एकड़ पे भी ऐसी खेती नहीं होती होगी जहां उसका ओरिजिनल बीज हो, अपना बीज हो किसान का। ओंधी होगी के जी? सारा बीज बाजार से आता है, सारा बीज। क्यों जी? अब किसान को अगले साल अगर बीज बोना है तो उसे बाजार का मुंह देखना पड़ेगा। अगर बाजार में बांझ बीज आ गया तो बांझ फसल होगी, आगे फसल ही नहीं होगा। इब कपास में चल रहा है गेम प्रान, ये रेवाड़ी आड़ा खातर। आजकल वहां कपास नहीं होती, थोथी पावे अंदर है, फसल होने के टाइम पे कुछ पानता ही नहीं। ठीक है जी? अगर उसके अंदर, अगर उन्होंने बीज के अंदर बीमारी डाल दी तो बाड़का में बीमारी। भाई आप के कहो हो 5 किल्ला आड़ा जमींदार के करे है, 1 किल्ला अपने खातर बोले है, इसमें नहीं मैं दवाई दवुई गिरता, 4 में गिर के बाकी दुनिया बाढ़ में जाओ। वो न्यू नहीं सोचता कि ये 4 तारे रिश्तेदार खाओगे, जो सा 13 छोरा शहर में बैठे वो खाओगा इनका का बाढ़, वो न्यू नहीं सोचता। लेकिन वो 4 पे उन्हें न्यू नहीं बेरा कि ये काम जो तू दाल खरीदने लाग रहा है उसके लो रहा है बाजार में, तो अपना गेहूं तो बचा लिया, दाल कितनी बचाओगा, चौल कितने बचाओगा, जो बाकी और सामान आने लग रहा उसमें भी अगला आदमी अपना अपना बचा के बाकी कबाड़ देने लग रहा। लेकिन इसने क्या किया? ऐसी हालत ले आए कि आज के टाइम पे आपकी अगली पीढ़ी बढ़ाने के लिए ना तो खेत का बीज जमींदार के पास अपना बचा, ना ही डांगरा का बीज बचा। कोई खागड़ जोटा बच नहीं रहा गांव में, सारा बीज बाजारता आवे वो भी। क्यों जी? और सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 30 से 40% नपुंसकता आ चुकी है हमारे नौजवानों में।
यानी कि मानस का बीज भी बाजार में तैयार लग गया। अभी तो आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं भाई घर घर, क्यों? और बढ़न लाग रहे रोज। जिस तरीके से कैंसर के अस्पताल बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हार्ट अटैक के अस्पताल बढ़ रहे हैं, वैसे आईवीएफ के भी बढ़ रहे हैं। और आपको जानकर बड़ी ताज्जुब होगा, ये बिल्कुल रीसेंट सर्च है पिछले महीने की। पहले क्या होता था, मान लो लड़का लड़की में कोई दिक्कत होगी और उसने अपना बच्चा पैदा करने के लिए कोई आईवीएफ के थ्रू करना भी है, तो वो लोग अपने परिवार का स्पर्म ले लिया करते थे। अभी कानून आ गया, अब परिवार का स्पर्म नहीं ले सकते, परिवार का एग नहीं ले सकते, अब आपको बाजार से ही लेना पड़ेगा, कंपनी का ही लेना पड़ेगा। अब बाजार में तो क्या का देवेंगे, वह सूर का देंगे कि डांगर का, किसे डांगर का देंगे, वो है जाना है। इसका मतलब बीज हो गया काबू, क्यों जी? बीज आ गया काबू, इसका मतलब अगली फसल उनके बिना नहीं होवे। वह कौन है मैं बताऊंगा, जिन मैं कह रहा हूं उनके बिना नहीं हुआ है। दूसरी कहानी, आप में से जितने भी लोग जमींदारों को जानते हैं, आप पता करना, अगर पूरे गांव में 1000 घरों तो 990 घर हैं, तो 1000 के 1000, लेकिन मैं जान की रख लूंगा क्या रह रहा हो, 990 घरों की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे बैंकों में गिरवी पड़ी है। ना पड़ी हो तो बताओ जी, कोई घर बच रहा है जिसकी जमीन बैंक में गिरवी ना पड़ी हो? उसने लोन ले रखा। अब लोन लेके जमींदार ने मतलब आगे बिजनेस करना तो आता नहीं, तो जमींदार ने क्या करा, या तो कोई साधन खरीद लिया, ट्रैक्टर वैक्टर या मोटरसाइकिल या कार, या उसने किसी आड़ती तो 2 रुपये सैकड़ा दे दिए, भाई 4% का ब्याज आड़ा 24% मिलने लग रहा, तो अपना 2 पैसे बने जा उड़ता है, या मकान मंगला दिए। अब इसकी सच्चाई सुन लो, जो किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे जो जमीन गिरवी है, उसका क्या होने वाला है? किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे जमीन लोन पे होगी, घरा का लाल डोरा तोड़ के घरों की रजिस्ट्री करके घरा पे फोन करें, घर पे ले लो लोन, घर पे ले लो लोन। जिनका डांगर है उनके आधार कार्ड बन लिया, उन तभी कहें ले लो लोन, डांगरा पे ले लो लोन, क्या पे भी ले लो लोन, ले लो एक बारी। इन लोना का क्या होगा, उसकी सच्चाई को समझो आप। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा अर्थव्यवस्था में जाना पड़ेगा कि रुपया क्यों कर बना है, रुपया नोट, क्योंकि आगे डिजिटल करेंसी लेकर आने लग रहे हैं, उसकी भयानकता को समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए। इसलिए मैंने इसका मुद्दा छेड़ा कि ज्यादा से ज्यादा बात आपके बीच में डाल सकूं। बैंक ने, अगर जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जितने चाचा ताऊ मेरे बैठे हैं, आपने एक चीज सुनी होगी, हमने भी सुनी है, तो मतलब आपने तो पक्का सुनी होगी कि जब आरबीआई नोट छापता है तो उतने बराबर का सोना धर लिया करे सुरक्षित। सुनी दिया, सोने के बराबर नोट छापया करे, और न्यू को ना आंख बंद करके कितना छाप दो, ऐसा नहीं होया करता। अब एक बात समझो, मान लो बैंक ने 100 करोड़ रुपया छाप दिया आरबीआई ने, और वो बैंकों को दे दिया। जब बैंकों को दे दिया तो क्या हो गया? बैंकों को देने के बाद में बैंक ने उसको लोन दिया, आगे लोन देगा बैंक तो ज्यादातर। अब जब 100 करोड़ लोन देवेगा, मेरे ख्याल तक कोई बैंक होगा जिसका 10% तक कम ब्याज होगा, है ना जी? 12% भी है, 15% भी है, 5-7 भी है गाड़ी गुड़ियां पे, लेकिन वो 12-15 हो गया, तो आप 10% की एवरेज मान लें। इसका मतलब 100 करोड़ पे एक साल में कितना ब्याज कमाया गया? 100 पे 10 करोड़। बैंक ने कितना मिलेगा? 110 करोड़। मेरे ख्याल तक बैंक इस पीछे ने संभाल के तो रखता नहीं, जो सी पहली किस्त आवेगी उसने फिर ब्याज पे दे दे है, फिर अगली किस्त आओ ने फिर ब्याज पे दे दे है, क्यों जी? अच्छा न्यू बताओ, मार्केट में रुपया कितना है? 100 करोड़ होंगे नोट। तो जब बैंक ने खाते में चढ़ा दिए 100 करोड़, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ सब दे दिए 1-1 करोड़ खाते में, अगले साल जब खत्म होया तो चढ़ गए 120 करोड़ के 120 करोड़ लेने। क्यों कर बनाओगे आप वो 120 करोड़? आपके घर थोड़ी टकसाल लग रही,
भाई जब ये लोग हो 100 करोड़ रुपया हो, आप तो 100 दे रखा, 100 ते फालतू आप उल्टा क्यों कर दे सकोगे? समझे बात को? नहीं समझ में आई बात? इसको बोलते हैं हम लोग एक, मतलब इस करेंसी को, जो ये करेंसी है, एक तो एक्चुअल पैसा कितना है, नोट कितने हैं, और एक कागजों में कितने हैं। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था का देखा जाए तो 1 रुपये पे 9 रुपये कागजा में है, स्टैंप पे। अपने भारत की यह हालत है। यानी कि अगर देश की अर्थव्यवस्था का जितना लोन दे रखा है उससे 9 गुना लोन लोगों को दे रखा है जिनके पास पैसा हो ही नहीं सकता। समझ गए बात आप? यानी कि अगर 1000 गरा की जमीन बैंक में नीलाम पड़ी है और बैंक ये कह दे कि हमें अपना पैसा वापस चाहिए, तो केवल मात्र 100 घर ही वो पैसा जमा करा, क्योंकि पैसा है ही नहीं मार्केट के अंदर। समझ गए ना बात है? बाकी सारा कागजा में है। इसका मतलब ये अर्थव्यवस्था ध्वस्त होनी तय है। जैसे आपके बच्चों को नौकरी मिलने वाली व्यवस्था ध्वस्त होनी तय है, जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई वाली जो अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर कंपटीशन है वो ध्वस्त होनी तय है, इसी प्रकार से ये जो आपको लोन देने वाली अर्थव्यवस्था है इसका भी ढहना तय है। ये उसको घेरने वाला, क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं। यही कारण है कि महंगाई बढ़ती जाएगी। जूं जूं उधर से लोन लेते जाएंगे उधर से महंगाई बढ़ती जाएगी। और हम लोग कसूर किसको निकालेंगे कि हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, हमारी खेत की जिनस को कीमत नहीं मिली, जमीन में पैदावार होती नहीं। हम लोग अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे और जिन लोगों ने हमारी व्यवस्था इस तरह की तैयार कर दी उनको तक हम लोग कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। अब मैं आपको 3 नाम बता रहा हूं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी? 3 नाम। इन नामों पे कोई दुनिया की ताकत चर्चा नहीं करती। आपको मैं बता दूं, इस टाइम पे भारत के अंदर केवल एक जनता सरकार मोर्चा है जो इन तीनों नामों का नाम लेके जिक्र करता है। नाम नहीं लेता। बड़ी बड़ी पूंजियां, बड़े उद्योगपति, बड़े मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा तो बोल देंगे लेकिन नाम नहीं लेते। नाम लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो नाम है, डालिए इसमें डाल दो छोटी गाड़ी में। वो नाम है एक बिल गेट्स जो कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है, दूसरा है रॉथस्चाइल्ड जो दुनिया के सारे बैंकों का मालिक है, और तीसरा है रॉकफेलर जो दुनिया की ड्रग माफिया और पेस्टिसाइड कंपनियों का मालिक है। अब आपको इनकी गहराई समझने के लिए केवल इतना काफी है कि जब 50 साल पहले खेती के अंदर पेस्टिसाइड और यूरिया दिया गया था और हाइब्रिड बीज दिए गए थे, उस हरित क्रांति को प्रमोट करने वाली थी रॉकफेलर फाउंडेशन। ये जो रॉकफेलर नाम लिया ना मैंने, रॉकफेलर फाउंडेशन यानी इसका बाप, जो इस टाइम रॉकफेलर बैठा है इसका बाप, 50 साल पहले हर देश के अंदर। ये मत सोचना कि सिर्फ इस देश में हुआ है। अफ्रीका की खेती को भी ऐसे ही बर्बाद किया गया, सीरिया के समाज को भी ऐसे ही बर्बाद किया गया, इराक के तेल के कारखानों पे भी ऐसे ही कब्जा किया गया। तो ये मत समझना कि ये सिर्फ भारत में हो रहा है। और ये तेल के कुओं पे 70% से ज्यादा तेल के कारखानों का मालिक रॉकफेलर। तेल को शोधन करने के बाद जो केमिकल बचता है उससे पेस्टिसाइड और बीज में जो केमिकल यूज होते हैं, उन केमिकलों का उस पेस्टिसाइड कंपनियों के मालिक सबसे बड़ा रॉकफेलर। उसके बाद भी जो केमिकल बचता है उससे वो दवाइयां बनती हैं, जिनको ये वाले तो लोग ड्रग्स कहते हैं, हम उनको दवाई कहते हैं, जो खाते हैं अंग्रेजी दवाई जो एलोपैथी। इस एलोपैथी की जितनी इंडिया की टॉप कंपनियां हैं, अगर ये जो नौजवान साथी हैं अगर उनके पीछे जाओगे और उन डायरेक्टर्स के नाम पता करोगे, अगर उनके मालिकों का नाम पता करोगे, तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर रॉकफेलर ही मिलेगा। यानी कि आप पेट्रोल डीजल पे जब पैसा दे रहे हो तो भी रॉकफेलर को दे रहे हो, उससे पोल्यूशन के बाद जो दवाइयां खाते हो उससे भी रॉकफेलर को दे रहे हो, खेत में जब आप बीज गेर रहे हो या उगेर रहे हो तो भी रॉकफेलर को दे रहे हो। उस बीजों के गेरने के बाद जो आपको बीमारियां होती हैं, मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको कि आप अपनी खेती से अपने बच्चों को बीमार कर रहे हो, उसका कारण सुन लो। आज से 50 साल पहले किसी गांव में मैं घूमते घूमते, मुझे 6 साल तो मुझे दिन रात हो गए घूमते हुए,
पिछले 6 सालों में मैं जब गांव वालों से यह पूछता हूं कि 50 साल पहले थारे गांव में कितने डॉक्टर थे, कितने अस्पताल थे, तो पता लगता है गांव में अस्पताल नहीं होया करते। मगर इसका मतलब थारा बीमार भी नहीं होंगे होंगे ना, बीमार तो होया करते, छोटी मोटी बीमारी होया करती, तो उन बीमारियों का इलाज रसोई में पा जाया करता, नहीं तो जोड़ पे पा जाया करता, नहीं तो खेत में पा जाया करता। हमारी सारी बीमारियों का इलाज हमारे वहीं पाया करता। डॉक्टरों की जरूरत इसलिए पड़ती नहीं, डॉक्टरों की जरूरत तब पड़ती है जब उत्तरी हरियाणा का आदमी जब साउथ इंडियन खाने लग जाएगा। बीमारियों की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे को चीजें स्टोर करी हुई खानी पड़े, जब हम साथ के साथ खाने का हमारा इंतजाम ना हो। हम तो कति प्योर खाया करते ना, ये हमारे बालका तक खाना सिखा दिया पैकेट। और आपके घर में अगर यहां कोई पैकेट रखा हो, और नहीं तो घर चाहिए सारे के सारे एक बार आज घर जाओगे, जब उसमें पैकेट ठाइयो भुजिया का, सबके घर में भुजिया पाओगी, भुजिया नहीं पाओगी पीनट पाओगा, पीनट नहीं पाओगा कुरकुरे पाओगा, कुरकुरे नहीं पाओगी कोई भी ऐसी नमकीन पाओगी आपके घर पैकेट, कोई भी नमकीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने किसी कंपनी की किसी भी नमकीन, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें क्या है। आपको एक चीज बताता हूं, जो भी पैकेट वाला खाना जो तला हुआ होता है उसके अंदर एक कंटेंट में मिलेगा या तो पाम ऑयल या मिलेगा उसके अंदर कॉटन सीड ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में क्या मिलेगा? कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल किसको बोलते हैं? बिनोड़े का तेल। और उस बिनोड़े के तेल की खासियत यह है कि भारत के अंदर इस वक्त केवल बीटी कॉटन चला हुआ है, और बीटी कॉटन हाइब्रिड है। जो कर ये सूर है ना, सूर मतलब मैं किसको कह रहा हूं? जो अमेरिकन गाय, इनको सूर बोलते हैं हम लोग। ये गाय गुई नहीं है, ठीक है ना, ये सूरे हैं। इसी तरीके से 2-3 जानवरों के जीन मिला करके उस कॉटन के अंदर है किसी फसल में। जैसे आप जो बाजार में चिकना सा टमाटर खाते हो ना, गोल गोल सुतरा सुतरा सा, उसमें मछली का जीन होता है। जो आप ये खीरा खाते हो ना, जो बिल्कुल हरा सुतरा बढ़िया प्यारा लगता है, ये भी हाइब्रिड है, मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। यो भी मतलब एक तरह से पूरी तरह से जहर है, समझो। जो ये कॉटन सीड है ये भी इस टाइम पे जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अच्छा, 2020 की ब्राजील की रिपोर्ट देखोगे तो वहां क्या लिखा हुआ है? जिस भी जानवर ने, जिस भी मानस ने, जिस भी बालक ने वो जीएमओ खाया वो नपुंसक होता चला गया। समझ गए बात? इब जोड़ पाए आप? आपके हर घर के अंदर वो चीज है। आपका बच्चा खाता है कुरकुरे चिप्स, पूरी आदत डाली हुई है उसको, आपने खुद अपने हाथ से डाली हुई है। मेरा पोता लाडला, ले पकड़ 5 रुपये, चल तना चिप्स का पैकेट ले दुआ के, है जी। और उसके अंदर वो चीजें हैं जो आने वाली पूरी पीढ़ी को नपुंसक बनाने के लिए काफी हैं। अच्छा, फिर यू समझ में आवे कि इस पूरे के पूरे तंत्र पे कब्जा किसका? तो आपको पता लगेगा, आप साथियों के लिए, क्योंकि यह वीडियो जो है उस पर मिल जाएगी निडर इंडिया वाले मेरे चैनल पे, आशीष सर भेज देंगे। आप जब जाओगे सर्च करो स्वालबार्ड सीड वॉल्ट, स्वालबार्ड SVALB, स्वालबार्ड लिखोगे आ जाएगा, वो बोलोगे तो उससे भी आ जाएगा। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट में दुनिया के जितने ओरिजिनल बीज हैं सारे के सारे नॉर्वे ने अपने उत्तरी गोलार्ध में -50 डिग्री सेल्सियस पे जमीन से नीचे बर्फ के अंदर रख रखे हैं कि कल को जब मानव सभ्यता खत्म होएगी तब ये काम आएंगे। मतलब वो लोग प्लान करके बैठे हैं। और कोई पूछे कि स्वालबार्ड सीड वॉल्ट का मालिक कौन है? नॉर्वे की सरकार ने तो गेम चला रखा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पैसा देने वाला बिल गेट्स है। ठीक है जी। जो या 2.5 साल तक बीमारी चल रही है पूरे देश में, इसके वायरस का पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम पे। ये जो आपके शरीरों में केमिकल डाला जा रहा है, इसके इलाज का नाम भी पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे। समझ में आया? बिल गेट्स का जो उससे भी आगे बताऊं, जो आजकल बड़ा चल रहा ना, हिमाचल में 3 दिन पहले मोदी जी ने बोला कि कोई उधर किन्नौर के लोगों का आलू भी ड्रोन से उठा करके हम लेके जाएंगे। याद है? ड्रोन 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 चल रहा है आजकल, ड्रोन से खेती हुआ करेगी, ड्रोन प्रमोट करेगी सरकार। 1 करोड़ का है, बस जमींदार ने 1 लाख देना, बाकी 99 लाख सरकार देगी।
10 लाख देना बस जमींदार ने, 90 लाख सरकार देगी, भाजे आऊंगे सब्सिडी खातर। उनका न्यू समझ में नहीं आता, पहले जो सी चीज सब्सिडी पे मिल रही उन्हें नाश कर रहा क्या। लेकिन उन्हें के खेल खेला, अब आपको ड्रोन से खेती करेंगे। ड्रोन से खेती करने वाली टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का मालिक है जॉन डीरे ट्रैक्टर, और जॉन डीरे ट्रैक्टर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो है बिल गेट्स। तो आप समझ लो किसकी टेक्नोलॉजी आ रही है। आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर बिल गेट्स का, एक एक वायरस भी वो देवा है, एंटीवायरस भी वो देवा है, वो भी बिल गेट्स को। क्यों जी? इंटरनेट पे जो खर्चा करोगे ना माइक्रोसॉफ्ट पे, सारा पैसा जाता है पर सेकंड के हिसाब से। मोबाइल में जो एंड्रॉइड, वो बिल गेट्स का। जिसका व्हाट्सएप उसी का फेसबुक, उसी का इंस्टाग्राम, और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट उसी बिल गेट्स की। अंबानी अडानी के जितने वेंचर्स, चाहे प्रोग्रेसिव फार्मिंग वाले वेंचर्स हो, चाहे कृषि ऐप हो, सबके अंदर इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स की। मेडिकल में भी आपकी इन्वेस्ट उन्हें की, बैंकों में भी पास उन्हीं का, सब कुछ उनका। अब वो प्लान कर रहे हैं आपकी जमीनें काबू करने के लिए और आपके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए। उस व्यवहार में क्या हुआ है वो बता दूं मैं आपने। गाड़ी अपनी मर्जी से नहीं चला पाओगे, बच्चे अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा पाओगे, कहीं आना जाना अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे, फसल अपनी मर्जी से नहीं बो पाओगे। और ये हो रहा है। किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा अगर वो इंटरनेट पे अपना रजिस्ट्री नहीं करेगा, ऑनलाइन नहीं बताएगा। तो आपका कोई काम नहीं होगा अगर आधार कार्ड नहीं दोगे। तो आधार कार्ड दे दिया तो फैमिली आईडी भी देनी पड़ेगी। फैमिली आईडी में सारे कुनबे का आधार कार्ड देना पड़ेगा। आपकी रजिस्ट्री, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका बैंक अकाउंट, आपका जितनी प्रॉपर्टी के कागज हैं, आपका वोटर कार्ड, आपकी जिंदगी से जुड़े जितने कागज हैं, सारे के सारे आधार कार्ड से जोड़ने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपकी सर्विस बंद करनी है, आपका गैस का कनेक्शन बंद करना हो, पानी का कनेक्शन बंद करना हो, तो उनको केवल एक बटन दबाना है। जितने भी आदमी उस आधार कार्ड के साथ जुड़े होंगे, सबकी सर्विस बंद। अभी तो आपका पैसा बैंक में पड़ा है, जाके मांग सकते हो। जिस दिन डिजिटल करेंसी आ जाएगी कैसे मांगोगे? और आपने सीडीबीसी का बात मतलब नहीं सुना। मेरी एक वीडियो पड़ी है आज से 6 महीने पहले की, सीडीबीसी पे बनाई थी मैंने, जिसके अंदर फिलहाल सरकार लेके आ रही है डिजिटल करेंसी के 30% प्रोग्रामेबल और 70% नॉन प्रोग्रामेबल। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि प्रोग्रामेबल करेंसी का मतलब है कि सरकार ने जिसके लिए बोला है आप उससे बाहर नहीं खर्च कर सकते। मतलब पैसा होगा ही नहीं, सोने के बराबर में कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं। किसान को पराली जलाने पे 5 करोड़ जुर्माना था कि 1 करोड़ था? 1 करोड़ का जुर्माना, मतलब कोई लॉजिक नहीं लगे था। आने वाले टाइम में आपको गैस की पाइपलाइन के जरिए सप्लाई मिलेगी और उस गैस का कनेक्शन आधार कार्ड के साथ जुड़ेगा। और जब आज आप बूस्टर लेने से मना कर रहे हो ना, आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि रोटी चल ही नहीं। गुस्से ते लकड़ी ते रोटी पाओगे तो जुर्माना लगेगा कि क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, एनवायरमेंट को दूषित कर रहे हैं, वो ही करना पड़ेगा। खान ने डांगर नहीं हुए, क्योंकि यह बीमारियां जो आन लाग रही है, ऊपर तक रसायन छिड़क रहे हैं, केमिकल छिड़क रहे हैं जो आसमान में, उससे हमारे डांगर भी बीमार होने लाग रहे, हमारी फसल भी बीमार होने लाग रही। जब बीमार होंगे तो भी इन्हीं के गुलाम, क्योंकि इलाज के लिए इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। जैसे इस बीमारी के अंदर इन्होंने बोल दिया आयुर्वेद से इलाज नहीं करवा सकते, होम्योपैथी से इलाज नहीं करवा सकते, इन्हीं का इलाज लेना पड़ेगा। और इनका इलाज लेने के बाद आप में से कितने लोगों को क्या क्या साइड इफेक्ट आया है वो आप लोग जाने। एक तबका बच गया, दुकानदार। दुकानदार के लिए खेल बड़ा है। बड़े उद्योगपतियों का 10,000 करोड़ रुपया माफ हो गया। उसकी वजह से मान लो मैं ये बोतल लेके आया 1000 रुपए की, मैं दुकानदार हूं, 1000 रुपए से कम बेचूंगा तो नुकसान है, तो मैंने 1000 रुपए तो फालतू बेचनी पड़ेगी जी, ठीक है। तो मैं दुकान पे बैठा बाट देख रहा गाहक की कि 1000 रुपए तो ऊपर मिलेगा। भाई आया लेन जी 1100, मैंने बोल दिया 1100 रुपये,
तो ना तो लूट मचा रखी भाई। मैंने क्या मैं लूट मचा रखी? मेरे 1000 रुपए की लाया, मैं 1100 की बेच रहा, इतना तो बना है मेरा 100 रुपये, तो 10% तो बनता होगा। बोले देखिए ऑनलाइन 800 रुपए की मिलन लाग रही है, ऑनलाइन 800 की कुकर मिल जाएगी यार दुकान पे, होलसेल का रेट 1000 रुपए। तो भैया न्यू मिल जाएगी कि जो मालिक है इसका उसके 10,000 करोड़ रुपए माफ कर रखे, वो तो हर चीज पे 200-300 रुपए घाटा खान में उन्हें क्या दिक्कत है, उसका तो माफ हो रहे भाई। लेकिन आपका लोकल दुकानदार जरूर बर्बाद हो जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि आप सारी चीज ऑनलाइन खरीदने की आदत पड़ जाएगी कि दुकान पे भी नहीं जाना, मोटरसाइकिल का तेल भी नहीं लगता, भीड़ में भी नहीं जाना, इसी तीसी कराओ ना आईडी लिखांगे ले बाजी घर आ जाएगी 2 दिन में। ठीक जी, दुकानदार भी बर्बाद, किसान भी बर्बाद, बालक भी बर्बाद। कौन सा बच्चा तबका? एक गरीब तबका बचा जो मेहनत मजदूरी करा करता। मेहनत मजदूरी क्या में करेगा भाई? खेत में सारा का सारा मशीन करेंगी, दुकाना पे सारा मशीन करेंगी, दुकान में काम करनी चेंज है नहीं क्योंकि कंप्यूटर करने लग रहा सारा काम। फिर भाई रोटी खाने खातर अनाज चाहिए उन्हें तो, लेकिन अनाज का तो खेल यो है कि जितने भाई यहां बैठे हो या आप नहीं बैठे तो कोई दूसरा और बाहर बैठे हो, जो कोटे में राशन लेवे है, सरसों का तेल पहले ही कट चुका है, गेहूं पहले ही कट चुके हैं, सिर्फ चौल बच रहे हैं कोटे में। मैं भी थोड़े दिन में बनने बंद हो जाए, जो उनसे चौल मिलने लग रहे, वे भी फैक्ट्री के मिले हुए स्प्रे करे हुए, उनसे वो और ज्यादा बीमार होने लग रहे हैं। मिस्त्रियां का इलाज, बंधन का इलाज कर दिया कि जो भारत 6 की गाड़ी आने लग रही है वो मिस्त्री पे ठीक के नहीं होंगी, मैं एजेंसी में ठीक होंगी सिर्फ जो भारत 6 वाली हैं, और जो भारत 4 तक हैं उनने जपत करने लग रही है। क्यों जी? तो थोड़े दिन में मिस्त्री भी खत्म, दुकानदार भी खत्म, किसान भी खत्म। आपको हर चीज के लिए इनके आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े तो बता दो। बिजली के बिना आपका कोई साधन चलता हो वो बता दो, पेट्रोल डीजल बिना हमारा बच्चा आगे चलता हो वो बता दो, अगर इंटरनेट के बिना हमारा बच्चा चलता हो तो वो बता दो। और ये सारी चीजें इन्हीं के हाथों में। आत्मनिर्भर कहां हुए? अपनी मर्जी से क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। यहां तक कि आपको शायद यह पता नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 5G लेकर आने लग रहे हैं, लोग ना लागे स्पीड के लिए लाने लग रहे। भाई साहब 5G को इंस्टॉल करने के लिए 4G की स्पीड घटाई ताकि लोग धक्के दें 5G मांगे। 5G क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, और जो ये हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगने लग रहे ना आपके हर रोड पे, हर मोड़ पे सीसीटीवी कैमरे लग रहे। पहले अपराध बढ़ाया जाएगा आपके आसपास, चोरियां करी दिखाएंगी, फिर उन चोरियों को नहीं दिखाते सीसीटीवी कैमरे की पकड़ में आ गया, नहीं तो उन्हीं उठाता। मतलब समाज ने तोड़ के मारे इतने बड़े सीसीटीवी कैमरे होया करते, मारे बुढ़े गाड़ में बैठे रहा है, मत्थी किसी की ना को डांगर बढ़ सके ना को बाहर का मानस बढ़ सके था। मैं तो बांट दिए एशिया में, ठीक है जी, बालक तो बढ़ गए एशिया में, तो गाम राम बचा नहीं, भाईचारा बचा नहीं, तो किसी न किसी ठेका नहीं स्थिति कराओ, फिर सीसीटीवी कैमरा के भरोसे में लोग ना लागे। सीसीटीवी कैमरे हमारे फायदे की चीज है। अब आपको इसका खेल बताते हैं। अभी आजकल सरकार ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि आपको गाड़ी का टोल टैक्स देने के लिए मतलब फास्टैग होना चाहिए। थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करा, फास्टैग की जरूरत को नहीं, आपका जो नंबर प्लेट है उसे तक काट लेंगे। अभी आजकल चालू किया हुआ है उन्होंने। मैं अभी आया था, जब मैं चंडीगढ़ से आ रहा था तो 2-3 टोलों पे ये सर्विस थी। मैंने जो फास्टैग ला रखा वो इनवैलिड है, वैलिड वाला भी तरतर रखा, मेरे बेटे नंबर प्लेट तक काट ले। भाई नंबर प्लेट तक काट लिया। एक और चल रहा है, आपकी गाड़ी में जीपीएस है तो जीपीएस से ही आपका टोल कटने लग जाएगा। क्या आपको मालूम है ये क्यों चल रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के नाम पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसके अंतर्गत आपको अपने हर कदम के लिए पॉइंट मिलेंगे। जैसे आपने पेड़ लगाया तो आपके इतने पॉइंट मिल गए, आपने पेड़ काटा तो आपके इतने पॉइंट कट गए, आपने बार बिना मास्क के गए तो इतने पॉइंट कट गए, अगर लगा के गए तो फिर नहीं कटे, अगर आपने गाड़ी डीजल की चलाई तो ज्यादा कटे, अगर पेट्रोल की कटाई तो कम कटे, बिजली की चलाई तो और कम कटे। यानी इसको क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं, सोशल क्रेडिट स्कोर। इस टाइम ये चाइना के अंदर चल रहा है सोशल क्रेडिट स्कोर।
तो आपकी हर एक्टिविटी के लिए वो आपको क्रेडिट देंगे। तो आपको अपने जीवन यापन के लिए किस तरह की सुविधा मिलेगी, ये आपका स्कोर तय करेगा। इसका मतलब आपको हर कदम ये सोचना पड़ेगा, कदे मेरे नंबर कट जा रहे, इस काम के कदे नंबर कट जाए। और इसके लिए हमारे बच्चों को पहले से तैयार किया जा रहा है। ये हमारे बच्चे बैठे हैं, लगभग सारे बालक गेम खेलते हैं। क्यों जी भाई, खेलो। लगभग मैक्सिमम बालक जो है वो मोबाइल पे गेम खेलते हैं। ग्राउंड तो इनने अपने कब्जे में कर लिए, मोबाइल वाले गेम बच गए। 3 टाइप के गेम है इस टाइम पे हमारे बच्चों के मोबाइल में। पहली टाइप का गेम है जिसके अंदर बंदूक और हथियार हैं। क्यों भाई बालको, है ना बंदूक वाले, है ना गेम उसमें मोबाइल में, वो तो है ना। अच्छा जी, वो बंदूक में तो गोली चल रहा है तो श्यामी आड़े का लागे उसमें लहू भी लिखड़ा है नहीं, और उसके पॉइंट मिले। हमारा बच्चा रोज 50-100 लोगों को मार के उस खून ने देखकर राजी होकर सोया है कि आज मैंने इतने पॉइंट बना लिए। ठीक है जी। दूसरे टाइप के गेम है 3 पत्ती टाइप, जिसमें सट्टा होता है। बकायदा उससे पहले लिखा जाता है भाई इसकी आदत पड़ सकती है और वित्तीय नुकसान हो सकता है, अपने जोखिम पे खेलना। और बड़े शाहरुख खान टाइप के आदमी उसको प्रमोट करते हैं, यानी कि गैम्बल मतलब जुआरी। तीसरे टाइप के गेम होते हैं, ये काम टास्क पूरा करोगे तो इसका टोकन मिलेगा, ये टास्क पूरा होगा तो आगे बढ़ सकते हो, ये पूरा करोगे इतने पावर आ गई तो आगे। ऐसे ही होता है ना सोशल क्रेडिट स्कोर। इसको प्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं कि बच्चों को पहले से ही ऐसा एहसास हो जाए न्यू तो आए करे। जैसे अभी अगर पीएचडी में कोई, अगर इकोनॉमिक्स में बच्चा पीएचडी कर रहा हो तो उस बच्चे से अगर आप पूछोगे, हम कहते हैं कि खेती को जानबूझ के बर्बाद किया, लेकिन पीएचडी करने वाला नौजवान ये कहता क्या बात कर रहे हो यार बुलारा साहब, या तो होनी है खत्म, देखो अमेरिका में भी होगी। मतलब अगर वहां होगी, यहां उन्हें न्यू कौन बेरा कि तेरे देश के ऊपर सारी दुनिया के अमीर लोगों की निगाह है। क्यों है? क्योंकि यूरोप के अंदर अगर आप जाओगे ना, जिन जो से बड़े राज्य हो रहे हैं, अंग्रेज, अमेरिका, जापान, मलेशिया, जर्मनी, रशिया, आड़े तो कई जगह तो ऐसी हैं जहां साल के 8-8 महीने 9-9 महीने सूरज की शकल देखने को नहीं मिलती। गलीज मतलब सारे घर में सड़ियां उठ रही, क्यों धूप नहीं तो स्मेल आई जावे, गात में तभी स्मेल, क्यों बर्फ इतना ठंडा पानी ना नहा सकते, अपना न्यू मारे सेंट मारे, वो सारी स्किन खराब, बीमार 24 घंटे, उनको जरूरत पड़ती है बचपन से इंजेक्शनों की। हमारे देश के अंदर समंदर भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, वनस्पति भी है, नदी भी है, झील भी है, डांगर भी सारे डाल के, मानस भी सारे डाल के, और वनस्पति भी सारी डाल की। जिस जगह चले जाओगे, राजस्थान के लोग अगर न्यारे डाल की बीमारी पाओगे तो न्यारे डाल की वनस्पति है। उधर चले जाओगे साउथ के अंदर दूसरे डाल की है, समंदर किनारे जाओगे कुछ और डाल की है, पहाड़ा में जाओगे कुछ और, हरियाणा में जाओगे कुछ और। एकमात्र देश है जहां आपको दुनिया के सारे मौसम मिल जाएंगे और दुनिया के सारे डाल के मानस मिल जाएंगे। अरे नेपाली टाइप के भी मिल जाएंगे और अंग्रेज टाइप के भी मिल जाएंगे, साउथ इंडियन भी मिल जाएंगे, मतलब अफ्रीकन टाइप भी। यह देश वनस्पति के हिसाब से सबसे बेस्ट पड़ता है, इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग जहां हैं और जिन्होंने सरकारों को काबू किया हुआ है, उनका टारगेट है ये एशिया का क्षेत्र काबू करना, और उसके लिए आपको जमीनों से बेदखल करना जरूरी है, और उसके लिए आपको उनके ऊपर निर्भर करना जरूरी है। इसीलिए ये पूरा प्रोपेगेंडा चला हुआ है। यह काम अरविंद केजरीवाल करने लग रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बना के आपके आसपास, वही WHO के दुकान सेंटर खोल दिए। अपना इलाज तो बेंगलोर में जाकर नेचुरोपैथी से करा हुआ है, और मारे बालक मारे बुढ़ा का केमिकल डालने लग रहा। आपको शायद ये पता नहीं है WHO का गठन कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस आधार पे हुआ? फ्लेक्सनर रिपोर्ट के आधार पे। फ्लेक्सनर रिपोर्ट किसने बनाई? अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में 1908 में एक कमीशन बैठा, जिसने अपनी रिपोर्ट 1911 में दी, जिसने ये कहा कि पूरी दुनिया में अगर एक जैसी पैथी होगी तो आसान हो जाएगा इन लोगों के ऊपर निगरानी रखना। अच्छा जी, तो फिर आपको मालूम है फ्लेक्सनर को फंडिंग किसने दी थी? रॉकफेलर ने। भाई इतना समझना है बस, आप सिर्फ इतना देख लो, जो दुनिया को पैसा देते हैं, IMF, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक,
तीनों को पैसा कहां से आता है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली से। वही रॉथस्चाइल्ड फैमिली पूरी दुनिया के बैंक कंट्रोल करती है। अपनी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट कंपनी है, आपको अगर पता ना हो तो, जिसका गठन आपके सोने को काबू करने के लिए किया गया था। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना 2014 में, मई के अंदर प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और जुलाई के अंदर 2 महीने बाद 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था अपनी ताजपोशी की रिश्वत के तौर पे, उसी रॉथस्चाइल्ड फैमिली को। लेकिन किसी को ख्याल ही नहीं है, उस टाइम तो बॉडी चल रहा था सब जगह। इस 5G का खेल समझ लियो। जितने सीसीटीवी कैमरे लगन लग रहे हैं, ये आपके सोशल क्रेडिट स्कोर के लिए लगन लग रहे हैं। घर से बाहर निकलोगे, अभी लॉकडाउन के दौरान, पिछले लॉकडाउन में आपके ऊपर काबू करने के लिए पुलिस बैठाई थी लोगों ने। लेकिन पुलिस, क्योंकि हमारे ही बीच के बालक थे, उनने बात समझावा थे, उनके समझ में आने लगी, धीरे धीरे माहौल खुल गया। अगर आपके चालान आपके चेहरे को पढ़ के होने लगे, आपका नया आधार कार्ड, बोल रही है ना सरकार, नया आधार कार्ड अपडेट करो, यानी आपकी फेशियल रिकॉग्निशन एक बार अपडेट करो, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट, आपका चेहरा, सड़क पर उतरते ही आपके खाते में तो रुपये कट जाए, क्योंकि उसे के लिए आपका आधार कार्ड जुड़ रहा है, उसे के लिए आपका बैंक का खाता जुड़ रहा। कर लियो, क्या करोगे? आपकी हर चीज के ऊपर कंट्रोल करेंगे। अब अगर जो अपने आगने वाली पीढ़ी को आजाद तो देखना चाहते हो, तो भाई न्यू कहना पड़ेगा, भाई मेरी मर्जी है, आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करो, भाई मेरी मर्जी है, मैं करूं कि ना करूं। बोला वोट नहीं डाल पाएगा, क्यों कर नहीं डाल पाओगा, तेरा क्या का राज भाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, कहीं भी जाओगे जरूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या खेल खेला, उसी के अंदर आदेश के अंदर एक लाइन लिखवा दी, क्योंकि आपको पता लगे ये जुडिशरी भी उन्हीं की चलाई हुई है, जितना न्यायिक तंत्र है उन्हीं के लिए है। हमारा न्यायिक तंत्र हमारा गांव की पंचायत होया करती, गांव में 5-7 गुड्डे ऐसे होया करते जिनने कदे तनख्वाह नहीं लेनी थी, जिनने किसी से कोई मतलब नहीं था, चाहे अपने खुद की औलाद भी गलती कर तो उन्हें भी सजा दिया करते। ये हमारा जुडिशरी सिस्टम होया करता, इतना गजब का। अरीब गांव में इतने जूत बाज रहे हैं, एक का भी समाधान नहीं होता, 20-20 साल केस चल रहे हैं, इसी तीसी करते हैं हमारे, इतने दुखी इतने करते हैं, रिश्वत भी देवें, अपने गोड्डे भी तोड़ावें, और न्याय फिर भी नहीं मिलता, फिर भी न्याय पैसे वाले को ही मिलता है। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि यह व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, सत्ता नहीं। कदे आपका न्यू बैम होगा हम किसी पार्टी ले आकर पार्टी के खिलाफत करने, व्यवस्था कि मेरे बच्चे को कैसी रोटी चाहिए, मेरे बच्चे को कैसी शिक्षा चाहिए, मुझे अपने समाज में कैसे बच्चे तैयार करने, ये मैं तय करूंगा, यानी समाज तय करेगा। एक गांव में 1000 बालक हैं और 5000 किले हैं, या 1000 घर हैं और 5000 किले हैं, या 2000 किले हैं, 2000 किला में सबते गांव के खान खातर सारा कुछ उगने के बाद भी बहुत किले बच जाए। भूखा कौन मरे, कोई भी गांव जो घर घर भूखा मर रहा है, लेकिन बैठ के गांव चर्चा तो करे, चर्चा ही नहीं करता। क्यों जी? अपनी व्यवस्था में मैंने नोटिस करा है, मैंने अपने होते हुए नोटिस करा, हमारे गांव में कुम्हारा के घर होया करते और 2-3 घर होया करते कुम्हारा के, उनके घर बंट रहे थे पूरे गांव के अंदर कि भाई दिवाली होली, दिवाली पे जब ये अपना चुगड़े बिलोनियां लिया कर अपना जो भी अपना मिट्टी का सामान लाने दे, बर्तन तो भाई इस घर में तो इतने लेंगे, इतने घर यार्ड लेंगे। एक तीसरा घर आ गया, चौथा घर, मतलब जो घर विस्थापित होया, कोई आ गया परिवार आके गांव में रहने लग गया, बुढ़िया ने बैठ के प्लानिंग करी, भाई बालक इसके भी हैं, पढ़ने इसके भी चाहिए, तो एक काम करो, तेरे 5-7 घर, तेरे 5-7 घर, तेरे 5-7 गरीब रिश्ते दे दो, इसू भी रोटी खा लेगा, क्या दिक्कत है। क्यों जी? हमारा किसान का और मजदूर का जो रिश्ता होया करता, कोई गांव में भूखा मरा करता, सब ने इज्जत होया करती। इज्जत आज केवल रुपये की कर दी, इज्जत आज केवल इसकी कर दी, बढ़िया बाबूजी बन रहा हो, कोई बढ़िया पैंट शर्ट पहन रहा हो, बढ़िया महंगे मोबाइल ले रहा हो, बढ़िया बड़ी गाड़ी ले, उसकी इज्जत। पहले जब रिश्ता देखने जाया करते तो न्यू कहा करते खानदानी देख का आइए, इब न्यू देखें कितने प्लाट ले रहा, इब खानदान तो को मतलब है नहीं, चक्की साई मरा गड़ा हो। समाज के अंदर जो व्यवस्था इन लोगों ने बदली, अपने को बैठ के उस व्यवस्था पे चर्चा करनी पड़ेगी। एक बात को समझ लीजिएगा, अगर मेरी बात का आप लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच पाए तो बस इतना समझ लीजिएगा कि बाहर का कोई आदमी आपकी व्यवस्था को बदलने के लिए नहीं आएगा।
अगर आपको यह लगता है कि आज मैं आपके बीच आ गया, मैं केवल आके आपको आपके बीच में आकर के इस बात से अवगत करा सकता हूं। हमारा अगर इस मामले में थोड़ा ज्यादा तजुर्बेकार लोगों से वास्ता पड़ा हो तो हम उन लोगों को आपके बीच ले आ सकते हैं। भाई इसने तजुर्बा इस काम का है, इसने तजुर्बा इस काम का है, इन पर सीख लो, समझ लो और अपनी व्यवस्था ने अपने हिसाब से पैदा कर लो। अगर आप लोग तरीके से काम करते हो, गांव राम ने इकट्ठा कर इसके ऊपर मिलकर काम करते हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार की जा सकती है कि आपका एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचेगा। इस तरह का माहौल तैयार किया जा सकता है कि हमें इनके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपनी जमीन भी आप छुड़वा सकते हैं। अगर आप लोग 16 तारीख की हमारी मीटिंग में आते हैं, हमारी एक मीटिंग है स्टेट लेवल की रोहतक के अंदर, 16 तारीख ने तड़के 9 बजे। आप वहां पर एक शख्स हैं जिनका नाम है घनश्याम वर्मा। उन्होंने अभी अभी 2-3 एक्सपेरिमेंट करके इस रुपए के खेल को पकड़ा, मतलब पिछले 18-20 साल का तपस्या करके यह निष्कर्ष निकाला है कि आपके साथ छल हो रहा है पैसे के नाम पर। ये जो पीसा हो रहा है ना, छल हो रहा है। असलियत में आपके पैसे की क्रय वैल्यू को घटा दिया गया, जिससे कि महंगाई और कर्जे बढ़ते चले गए और जमीनें नीलाम होने की कगार पर हैं। अगर आप लोग आते हैं तो आपको यकीन के साथ एक बात कह सकते हैं कि यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो या लाखों रुपए का, 10 लाख 20 लाख का कर्जा हो, तो और अगर वो तैयार हो फाइट करने के लिए, तो वो आदमी या हम लोग मिलकर जनता सरकार मोर्चा वाले उसका कर्जा वापस पाड़ेंगे। हम कैसे, इसको समझने के लिए आपने उड़ाना पड़ेगा। समझ गए ना बात? मतलब ये जो रुपए का खेल है, मैं आपको मोटा मोटा तौर पे बता दूं कि आज जो रुपए की जो वैल्यू है, इसको इतना डिवेल्युएट कर दिया गया कि ये रुपये में कुछ आता ही नहीं। लेकिन रियलिटी में जो रुपए का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से हमारा 1 रुपए की कीमत उतनी है जितनी 777 मिलीग्राम सोने की होती है, और वो आज के अवैध रुपए के हिसाब से लगभग 4000 है। यानी अगर किसी का 40,000 का लोन हो तो मात्र 10 रुपए में चुकाया जा सकता है। किसी का 4 लाख का लोन हो तो 1000 रुपए में, और किसी का 40 लाख का हो तो मात्र 10,000 रुपए में चुकाया जा सकता है कानूनन। तो जितने जमींदार हैं, अभी लखीमपुर खीरी के अंदर उन्होंने करोड़ों रुपए की वसूली को रुकवा दिया गया इसी बात के कानून में केस करके कि तुम मुझे कोर्ट के, उसके पास आरबीआई के बकायदा दस्तावेज हैं, 18 साल रिज करके निकाले। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये तो एक छोटी सी चीज है। अगर आपका गामराम आकर के इस लड़ाई के अंदर साथ आता है जनता सरकार मोर्चा के, तो आप अपनी व्यवस्था तैयार कैसे करो, इसके ऊपर आपके ही नौजवानों को तैयार करेंगे हम। मतलब समझ गए? हमें किसी पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं। दूसरा, हम आपके गांव के लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको ही अपने गांव के लिए करना पड़ेगा। गांव आपका, बच्चे आपके, समस्या आपकी, समाधान आप करोगे। बाहर का आदमी कोई आवेगा तो सौदेबाजी करेगा, भाई मैं आके ठेका क्यों कर ले लूंगा गांव का, लाडपुर का, मैं सुधारूंगा, या कोई और क्यों सुधारेगा? किसी ने ठेका ले रखा? जिनके बालक हैं, जिनकी अगली पीढ़ी बर्बाद होने लग रही, उनने मतलब नहीं, हमने क्या ठेका ले रखा भाई? फिर समझे नहीं भाई? तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप लोग इन बच्चों के साथ मिलके, ये आशीष और कुलदीप हैं जो, और जो साथी दिल्ली वाले बैठे हैं, सोनलाल है, रचना मैडम है, और भी जितने साथी हैं, मोहित खड़ा है, अगर आप लोग इन साथियों का, इनकी मदद करके आप गांव से लोगों को अगर निकाल सकते हैं, अगर रोहतक आ सकते हैं, मान लो आपकी व्यवस्था नहीं बनती, कोई बात नहीं, आप गांव इकट्ठा कर लो, हम फिर आ जाएंगे 16 के बाद। भला हम न्यू नहीं है कि आप ना आना ही पड़ेगा, आपको लगता है कि हम लोगों को मजबूती देनी है तो आपको आना पड़ेगा। दूसरी बात, ये आप नाम लिखवा देना, उसका इंतजाम बाकी आपसे संपर्क करके ये लोग कर लेंगे कि कैसे जाना है, और साथियों को मोटिवेट करना है। और दूसरी बात, इस व्यवस्था को समझना है कि कैसे आपको बर्बाद किया गया, कैसे आगे बर्बाद करेंगे और कैसे इससे बचना है। मतलब बेसिकली ये आजादी की लड़ाई है, एक तरह से आजाद करने की, अगली पीढ़ी को आजाद करने की। वो कर रहे हैं कोशिश अपने को गुलाम करने की दोबारा से, और हम लड़ाई लड़ रहे हैं दोबारा से आजाद होने की। अब इसमें यह डिपेंड करता है आपको मैं कितना समझा पाया,
अगर आप तक मैं अपनी बात पहुंचा पाया तो शायद हम लड़ने के लिए कल को तैयार हो पाएं, और अगर मैं नहीं समझा पाया तो वो मेरा फेलियर है, मैं इसको स्वीकार करूंगा। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।